सही सवाल ये है किस पार्टी को, किस गठबंधन को जनादेश मिलेगा। और अब तक जो रुझान आए हैं, 5 चरणों के चुनाव तो हो चुके हैं, पर 2 चरणों के बाद ही रुझान स्पष्ट था कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक जनादेश मिलना तय हो चुका है। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं एक एक करके मुझे पूछेगा, मैं सभी का जवाब दूंगा। एक एक करके। देश में चुनाव 2 सियासी पार्टियों के बीच में कर रहा है या हिंदू या मुस्लिम के बीच में कर रहा है? क्योंकि बीजेपी भाषण हिंदू मुस्लिम के साथ करती है, खत्म ही नहीं करती। देखिए, प्रधानमंत्री की सारी रणनीति 19 तारीख के बाद हिंदू मुस्लिम उन्होंने बना दिया और सभी मुद्दों को वो हिंदू मुस्लिम की नजरिए से देख रहे हैं। हमने आरक्षण की बात की, उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात उन्होंने शुरू किया। हमने आर्थिक विकास की बात की, उन्होंने धर्म के आधार पर विकास की बात उन्होंने शुरू किया। तो बार बार, क्योंकि प्रधानमंत्री पहचान गए, वो जान गए कि जो विकसित भारत की बात तो नहीं करते हैं, वो विकास की बात तो नहीं करते हैं, वो बात यही कर रहे हैं कि आरक्षण धर्म के आधार पर किया जाएगा, बजट जो है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है। ये झूठ की महामारी फैला रहे हैं 19 तारीख से। ऐसे तो 10 साल से कर रहे हैं, पर खास तौर से इस चुनाव अभियान में वो अपने प्रचार अभियान जो है पिछले 1 महीने से वो बार बार सिर्फ सांप्रदायिक नजरिए से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम धर्म के राजनीतिकरण के खिलाफ हैं। धर्म एक आस्था की बात है, एक व्यक्तिगत बात है। हम एक बहुधार्मिक देश हैं और हमारा संविधान कहता है सर्वधर्म समभाव। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। नहीं, गुटबंदी नहीं है। जो बंदी हुई है हमारे देश में सिर्फ नोटबंदी हुई है, कोई गुटबंदी नहीं हुई है। हम एक हैं, एकजुट हो। और इस नोटबंदी की वजह से मैं आपको शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे ये सवाल पूछा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में सारा एमएसएमई जो बंद पड़ा हुआ है वो इस नोटबंदी की वजह से हुआ है। और एक और बात मैं कह दूं, आज 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन पहले हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक टेम्पो लेकर अडानी और अंबानी काले धन का बोरी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पहुंचा रहे हैं। ये नोटबंदी का क्या मकसद था? 8 जून 2016 को नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। तब उन्होंने क्या कहा था? मित्रों, काला धन खत्म हो जाएगा। पर 12 दिन पहले प्रधानमंत्री के मुंह से खुद ये शब्द निकलते हैं कि अडानी और अंबानी काले धन के बोरी लेकर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पहुंच रहे हैं। ईडी को लगाया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया, ईडी को लगाया, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया। और ये अडानी और अंबानी के खिलाफ क्यों नहीं ईडी कार्रवाई कराते? ये काला धन इनके पास है, टेम्पो में ले जा रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं देते? एक एक हाँ प्रधानमंत्री चुनाव में बहुत कुछ दावे करते रहते हैं। मैं सभी दावों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। 1971 में क्या हुआ सब लोग जानते हैं। 2 देश, एक पाकिस्तान था और एक बांग्लादेश उभर कर आया, और सब लोग जानते हैं ये हमारी सेना के त्याग से हुआ, बलिदान से हुआ, उनके वीरता से हुआ। और प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी थी। हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री तब क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं। तो ऐसी दुनिया भर की बातें बोलते रहते हैं। सभी बातों का मैं उस पर मैं नहीं कुछ बोलने वाला हूँ। पर एक और मिसाल है,
ये प्रधानमंत्री का जो बार बार धर्म को लेकर ये मुद्दा लेते हैं और अपनी चुनाव प्रचार को एक धार्मिक या सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश करते हैं, ये एक और मिसाल है। किसके बारे में? अरे मिसाइल का एक्सपोर्ट तब होगा जब मिसाइल का प्रोडक्शन होगा। मिसाइल का प्रोडक्शन की शुरुआत के बाद ही निर्यात हो सकता है। और सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां, सारे एयरपोर्ट बेचे गए हैं, एक पूंजीपति दोस्त खरीदा है। सारे बंदरगाह बेचे गए हैं, एक पूंजीपति दोस्त खरीदा है। आप देखिए ना, पिछले 10 साल में जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां थी, तो पिछले 70 साल में बनाए गए थे इस्पात के कारखाने, फर्टिलाइजर के फैक्ट्री। अभी यहाँ देखिए NFL के 2 फैक्ट्री हैं, पानीपत में और बठिंडा में, जो 40 साल पहले रखाए गए थे, उसका भी निजीकरण होने वाला है। तो सारा पब्लिक सेक्टर जो बेचा जा रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अब मैं मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूं। यहां क्या कर रहे हैं वो बताइए ना। आप MSP का वादा करते हैं किसानों को। 3 साल पहले आपने ड्रोन से किसानों पर आंसू के गैस छोड़े, 700 किसान मारे गए, शहीद हुए, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं, पर मिसाइल की एक्सपोर्ट की बात करते हैं। जब वो 3 काले कानून वापस लिए, तब उन्होंने किसान संगठनों को वादे किए थे ना, MSP का कानूनी दर्जा दिया जाएगा। नहीं, MSP का कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा, मिसाइल का एक्सपोर्ट होगा। उन्होंने ये भी कहा था कर्जा माफी होगा, नहीं कर्जा माफी नहीं होगा, मिसाइल का एक्सपोर्ट होगा। ये तो प्रधानमंत्री तो क्या किस दुनिया में रह रहे हैं। पर प्रधानमंत्री, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री बेमिसाल है, क्योंकि वो भगवान है और इंसान नहीं है। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, आप आराम से पूछिए। जयराम जी, कल PM ने पटियाला में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को धोया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो है सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया है, आज के टाइम में सबसे भ्रष्ट पार्टी को कहा, और 84 सिख दंगों के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिलकर हिंदी में लड़ रहे हैं और पंजाब में दिखावा कर रहे हैं। तो एक ये उन्होंने आपके बारे में देखिए, मैं प्रधानमंत्री के झूठ के बारे में मैं रनिंग कमेंट्री नहीं दूंगा। बोलिए, अगर कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ बोलते हैं, मैं उसकी उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। आप हो गया हो गया। No, I don't have to. I am not obligated to respond to every outrageous comment of a prime minister. I am not obligated to respond to all these charges. शांति से सवाल। It has nothing to do. It has nothing. आगे कोई सवाल है? आ रहा हूँ। अब आ रहा हूँ। जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। आप थोड़ा शांत रहेंगे? मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे जवाब देने का मौका तो दीजिए। अगला सवाल। मैं उनका जवाब तो दूं, उनका जवाब तो दूं, एक एक करके का सवाल का जवाब एक करके जवाब तो दूं। आप लोग तय कर दीजिए किसका जवाब दूं। मैं हिंदी में बोलूंगा, अंग्रेजी में बोलूंगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया मैं पंजाबी में बोलूंगा। ठीक है? जो आपने सवाल पूछा है, ये 2024 के चुनाव हैं।
इसमें मुद्दे किसान अन्याय का है, युवा अन्याय का है, हिस्सेदारी अन्याय का है, महिला अन्याय का है और श्रमिक अन्याय का है। 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, वो इस चुनाव के मुद्दे नहीं है। इस चुनाव के मुद्दे पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो बोलिए पिछले 10 साल में जो आपने वादे किए थे, आपने कितना पूरा किया, उसके बारे में तो आप पूछते नहीं है और वो बोलते नहीं है। हमने देखा है 42 इंटरव्यू उन्होंने दिया है। ये तो इंटरव्यू नहीं है, उनसे सवाल खुद ही लिखते हैं, जवाब खुद ही देते हैं। पर कैसे सवाल पूछे गए उनसे? 1971 में क्या हुआ? अगर मैं 1947 में था तो मैं इस विभाजन नहीं होने देता। चाइना को लैंड कंसीड कर दी। ये कहां से? 19 जून 2020 को 19 जून 2020 को सारा देश गवाह है। एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कोई सीमा पार करके नहीं आया है, न कोई हमारे जमीन पर बैठा है। यानी कि चीन के साथ कोई मुठभेड़ नहीं हुआ। जो 40 जवान गलवान में मारे गए, जो शहीद हुए, उन पर इतना बदनाम प्रधानमंत्री ने किया। और ये 1971 की बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं। अरे उनको कहना चाहिए 1857 में अगर होता तो 1857 में अंग्रेज को मैं खत्म कर देता। ये तो प्रधानमंत्री किस दुनिया में रह रहे हैं? प्रधानमंत्री की भाषा पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नहीं बट निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा को हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, किस हम जानते हैं कि वो झूठ जीवी है। किसानों को उन्होंने आंदोलन जीवी कहा था। मैं कह रहा हूं ये झूठ जीवी हैं और दुनिया भर की बातें बोलते हैं। 1971 को लेकर, 1947 को लेकर, ये इतिहास है, इतिहास के घटने घटे हैं। और प्रधानमंत्री को ये सब अभी याद आ रहे हैं। अगर मैं होता, मैं ये करता, सवाल वो नहीं आ रही होता। 10 साल पहले आपने कहा था हर एक के खाते में 15 लाख रुपया काला धन जमा होगा। क्या आपने किया कि नहीं? 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, आपने दिया कि नहीं? पहलवानों, महिला पहलवानों के साथ बेइज्जती हुई है, आपने कार्रवाई की कि नहीं? यही तो सवाल है। आपका जवाब मिलेगा? जवाब मिलेगा वापस। मोदी जी कल उन्होंने कहा कि इंडिया गठजोड़ में हर साल एक नया प्रधानमंत्री होगा। ये वो गाय का दूध है जिसका घी खाने के लिए सभी इनके जो गठबंधन के साथी हैं वो आपस में झगड़ा करेंगे। इंडिया जनबंधन को जब जनादेश मिलेगा 4 तारीख, याद रखिए, मैं अगर मिलेगा नहीं कह रहा हूं, जब मिलेगा कह रहा हूं। जब जनादेश मिलेगा 4 तारीख को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश होगा। और 2004 में 3 दिन लगे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री, जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री बनेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार की। मैं समझता हूं इस बार 2 दिन भी नहीं लगेंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे वो 5 साल तक सरकार संभाले। और ये एक मिनट और ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रधानमंत्री होंगे, हमारे संविधान को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री होंगे। एक तरफा तोप चलाने वाले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। तानाशाही नहीं होगी हमारे देश में। एक सवाल है, आज शहजाद पुणेवाला जी चंडीगढ़ में है, उनकी प्रेस वार्ता चल रही है। उनका दावा है कि 310 सीटें तो वो जीत चुके हैं। दूसरा, इंडी अलायंस का नेता कौन? अगर गलती से सरकार आ भी जाती है तो उनका पीएम कौन होगा? क्या हर साल वो अपना पीएम मत देंगे? इसका जवाब मैंने दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आप एनडीए, एक मिनट, आप एनडीए की पूछ रहे हैं कि इंडिया की पूछ रहे हैं? इंडिया। हाँ, क्योंकि एनडीए और इंडिया के बीच में मैं आपने एनडीए कहा, तब ठीक है, वास्तविक है। क्योंकि अगर आप इंडिया से पहला आई निकाल दो, आई
पहला आई इंसानियत, उसको निकाल दो, दूसरा आई ईमानदारी, उसको निकाल दो, क्या बचा? इंडिया बचा ना। इंडिया में 2 आई निकाल दो, इंडिया बच गया। तो वास्तविक है, आपने इंडिया नहीं पूछा, आपने इंडिया के बारे में पूछा। पर आपका सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 19 तारीख तक विकसित भारत की बात कर रहे थे। 19 तारीख तक मोदी की गारंटी, अपनी 56 इंच की छाती थपथपाकर मोदी की गारंटी बात कर रहे थे, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे 19 तारीख तक। 20 तारीख से क्या बात हुई? हमारा न्याय पत्र मुस्लिम लीग का न्याय पत्र है, कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे देगी, यही तो भाषा शुरू हो ना। तब जब हमने संविधान की बात उठाई, आरक्षण की बात उठाई, उन्होंने कहा कि मुसलमान को आरक्षण देंगे। तब उन्होंने क्या कहा? बुलडोजर लगाएंगे राम मंदिर। पूरी भाषा बदल गई। ये 310 सीट वालों पार्टी की भाषा नहीं है, ये उस पार्टी की भाषा है जो बदलाई हुई है, ये उस पार्टी की भाषा है जो परेशानी में है। और ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और जिस व्यक्ति ने ये 310 का दावा किया है, ये निवर्तमान गृह मंत्री है। मैं सवाल जानता हूँ यार, आपका सवाल क्या जानता हूँ मैं, सवाल जानता हूँ मैं, बार बार कह चुका हूँ, जो जांच हो रही है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो कोई गुनहगार है, जो कोई साबित किया जाता है, जांच के बाद कार्रवाई करनी है, की जानी चाहिए। पर वही जो सवाल हमसे ये पूछ रहे हैं, ये प्रज्वल रेवन्ना के बारे में क्यों नहीं कहते? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर वो भगोड़ा बन गया है, उसके बारे में तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं। विजय माल्या के बारे में कुछ नहीं बोलते, नीरव मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलते। अभी तो प्रज्वल रेवन्ना कैसे इल्जाम लगाए उनके ऊपर, चार्जशीट है, उनके पिताजी को गिरफ्तार किया गया है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर वो भाग गए हैं, और ये बिल्कुल प्रधानमंत्री की जानकारी में है। जी, अब जांच से पहले हमने पहले, अरे यार पहले दिन ही हमने कहा जांच होनी चाहिए, जांच के आधार पर जो कोई कार्रवाई करनी है कीजिए, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम ये बिल्कुल स्पष्ट कहा, ये कांग्रेस पार्टी हो या और कोई पार्टी हो। हरियाणा में चुनाव है और बीजेपी ने आपत्ति जताई कि महालक्ष्मी फॉर्म जो है वो भरवाए जा रहे हैं वहां पर, जिसको लेकर बीजेपी ने प्रतिष्ठा की वोटर्स को भ्रमित करने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है। ये फॉर्म है, इसमें क्या है बताइए? सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि 8 करोड़ परिवारों तक ये गारंटी कार्ड पहुंचाया गया। यहाँ कहाँ है जानकारी? किसका मोबाइल नंबर है, किसका नाम है, मुझे बताइए। पहले था, जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ आपत्तियां जताई, हमने निकाल दिया। असली बात यह है कि हरियाणा में 10 सीटों में बीजेपी की ओर से 6 पूर्वी कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, उनको उम्मीदवार नहीं मिले। 10 में से 6 पूर्व कांग्रेस के नेता हैं, और वो जानते हैं कि कांग्रेस हरियाणा में उनकी सरकार गई, वो अभी बहुमत में नहीं है, उनको मेजॉरिटी नहीं है, और इस लोकसभा के चुनाव के बाद आप देखेंगे हरियाणा की सरकार जरूर चल जाएगी। आपका हो चुका है, एक उनको मौका दो। अब शांत हो गए। नेक्स्ट कल एक टीवी चैनल पे एक शो हुआ, बड़ा लंबा, हमने भी देखा, उसी का सवाल है, मोदी जी बोले उसमें, उन्होंने बोला कि मैं सबसे सीनियर वर्ल्ड में लीडर हो गया, सबसे सीनियर, और तीसरी बार जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो विश्व में सबसे ये बड़ा मतलब इस तरह कल बोले। क्या कहें,
ये बिना मतलब की बातें बोलते रहते हैं। दुनिया भर की, मैंने युद्ध बंद करा दिया, यूक्रेन में युद्ध मैंने बंद करा दिया, इस पर क्या बोल सकते हैं? ये बच्चों वाली बात है, इसको गंभीरता से नहीं ले सकते। ये तो बिल्कुल नाटकबाज, ड्रामेबाज है और झूठचीनी है। ये निवर्तमान प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकता। हाँ मैडम, एक मिनट। पंजाब में अलग अलग है, अलग। हाँ, पंजाब में हम क्यों अलग अलग हैं? दिल्ली में हम एक होकर लड़ रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में एक सीट हमने आम आदमी पार्टी को दिया है, गुजरात में भी एक दो सीटों में अंडरस्टैंडिंग था, पर पंजाब में हम क्यों लड़ रहे हैं? पंजाब में इसलिए लड़ रहे हैं क्यों जनादेश हमें मिला था पंजाब की जनता से। विधानसभा के चुनाव के वक्त हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश था। जो पार्टी सत्ता में है उसके साथ गठबंधन बनाने का जनादेश नहीं था, विपक्ष में बैठने का जनादेश था, और उस जनादेश का हम पालन कर रहे हैं। हम पंजाब में मुख्य विपक्ष की पार्टी है और उसी अवतार में, क्योंकि आजकल अवतारों का जमाना है, इंसान भगवान के अवतार लेकर धरती पर उतरे हैं, तो हमारा अवतार जो है पंजाब में विपक्ष का अवतार, सत्ता पक्ष का अवतार नहीं। क्या है वो इंडिया जो सांसद वो किसकी बात सुनेंगे, अपनी पार्टी की कि इंडिया अलायंस की, किसकी बातें? इंडिया जनबंधन के लिए एक समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं। 4 बैठकें हो चुकी हैं, पटना में, मुंबई में, दिल्ली में और बेंगलुरु में। नहीं, पंजाब में किसके साथ? हम तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो सरकार बनेगी वो इंडिया जनबंधन की सरकार है, ठीक है। ये जो इंडिया जनबंधन है राष्ट्रीय चुनावों के लिए है, विधानसभा चुनावों के लिए नहीं। तो जो कोई लोकसभा, मैं जानता हूं लोकसभा में इंडिया जनबंधन की सरकार की हिस्सा होंगे। पंजाब से जो सांसद चुने जाएंगे वो कांग्रेस के सांसद हैं, पर कांग्रेस के सांसद लोकसभा में इंडिया जनबंधन की सरकार को समर्थन देंगे। सरकार ने हाँ बहुत कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ एक चीज का फर्क हो गया कि भाजपा रणनीति में आगे निकल गई। वो कैसे? उन्होंने शुरू में 700 का नारा दिया, 3 चरण तक आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब आपको लगा कांग्रेस को कि 400 नारा देने के कारण वो गलत में जा रहे हैं, तो 3 चरण के बाद आपने कहना शुरू किया राहुल जी ने कि 150 से ऊपर नहीं जाएंगे, अंग्रेज ने कहा 200 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो क्या आपको लगा कि आपने रणनीति बाद में आपने पहले क्यों नहीं कहा कि 200? 400 पार की नारा जब पहली बार लगाई गई थी प्रधानमंत्री की ओर से, निवर्तमान प्रधानमंत्री की ओर से, मैंने खुद कहा था, और 400 पार का असली मकसद क्या है? 400 पार का असली मकसद इस संविधान को बदलना है। और जब इस विचार को समर्थन मिला अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहां पहले और दूसरे चरण में चुनाव हो रहे थे, तब उन्होंने 400 पार की बात ही बंद कर दी। असली बात तो यह है 400 पार तो आपको लगा कि 400 का नारा देने के कारण वो जीत रहे हैं, तब 3 चरण के बाद आपने प्लानिंग करी कि 150 आ रही है, 200 आ रही है, कि लोगों को ये भार है। मैं आपको पहला नारा बीजेपी का क्या था? 400 पार। 400 पार के पीछे राज क्या था? हमने खुलासा किया तो 400 पार बंद हो गए। तो 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं अभी हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, भैंस बोल गया। एक भैंस है कांग्रेस पार्टी, 2 भैंस है कांग्रेस पार्टी, 1 भैंस रह जाएगी। यही तो प्रधानमंत्री बात इस स्तर पर गिर चुके हैं, भैंस की बात बोल रहे हैं।
इधर सर, राइट, राइट, कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसके दौरान भी जितनी महिलाओं को टिकटी के मुकाबले मेल पर्सन में काफी कम थी। आज की भी बात करें तो आज भी पंजाब की खासतौर पर बात करें तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास लड़ने के लिए महिलाएं कम है जब आप दावों और वादों पर सीख कम नहीं है, पर जब चुनाव के लिए उम्मीदवार सिलेक्ट किए जाते हैं कई फैक्टर आते हैं। सीईसी में चर्चा होती है और क्या वो उम्मीदवार के पास साधन है, क्या उम्मीदवार मजबूत तरीके से लड़ सकते हैं, इस पर चर्चा होती है। और जहां महिला कैंडिडेट है, महिलाओं को टिकट दिया गया है। अगर आप क्या मुझे पूछ रहे हैं कि ज्यादा महिला को टिकट देना चाहिए था, मैं समझता हूँ सभी पार्टियों को ये लागू होता है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर लागू नहीं होता, ये सभी पार्टियों पर लागू होता है, सभी पार्टियों पर, सभी पार्टियों पर। सर आप एक इधर सर ऐसे सर कैमरा आप वहाँ बैठ के पूछिए ना सर, आराम से, आराम से। बार-बार संविधान बचाने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। मेरा एक सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, आप पब्लिक सेक्टर को बचाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर निजीकरण को बढ़ावा देंगे? इनका सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बड़े उत्तेजित होकर उन्होंने ये सवाल किया। इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। कांग्रेस पार्टी निजीकरण के खिलाफ है, हम ये निजीकरण होने नहीं देंगे। जिस तरीके से पिछले 10 साल में एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाह बेचे गए हैं, इस्पात के कारखाने बेचने का प्रयास किया गया है, अलग अलग पब्लिक सेक्टर की फैक्ट्रियां बेचे गए हैं, और खास तौर से 2 या 3 पूंजीपतियों को ये फायदा मिला है। और इसके बाद इसका एक नतीजा है, जो आरक्षण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, वो समाप्त हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो हम इस अंध निजीकरण के खिलाफ है। इसका माने नहीं है कि हम निजी निवेश के पक्ष में नहीं है, हम निजी निवेश चाहते हैं, पर हम बैंकों का निजीकरण के खिलाफ है, रेलवे का निजीकरण के खिलाफ है, स्टील फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, सभी फैक्ट्रियों का निजीकरण के खिलाफ है। इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। एक बात, इन्होंने आरक्षण की बात की, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री बार बार, निवर्तमान प्रधानमंत्री बार बार हम पर आरोप लगाते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मैं मोदी जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में यह तय किया था कि SC, ST और OBC का आरक्षण 50% के ऊपर नहीं हो सकता, यानी कि 50% की सीमा रखी गई दलित, आदिवासी और OBC के आरक्षण के लिए। पर तमिलनाडु में 69% आरक्षण है SC, ST और OBC के लिए। और ये जो हमारा संविधान है, सिर्फ तमिलनाडु का कानून को सुरक्षित करता है। नवी सूची में सिर्फ तमिलनाडु का कानून शामिल किया गया है। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी, निवर्तमान प्रधानमंत्री से यही है कि क्या आप ये 50% की सीमा बढ़ाएंगे कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी में कहा है, हिस्सेदारी न्याय को लेकर मैं पढ़ूंगा, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC, ST और OBC को आरक्षण का पूरा हक देंगे। ये हमारा गारंटी है। इस पर निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। हाँ जी, आ रहा हूँ। सॉरी, नहीं, अलग अलग राज्यों में सीमा अलग अलग होती है। कुछ राज्यों में 75 तक जाता है, कुछ राज्यों में 80 तक जाता है। पर अगर आप नवी सूची देखें हमारे संविधान का 257 एंट्री, वो 257 एंट्री क्या कहता है
सिर्फ तमिलनाडु का कानून इसमें शामिल किया गया है 257, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, सीधा नहीं लिखा, हाँ 257, तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि तमिलनाडु का कानून तो 69% सुरक्षित है। अगर हरियाणा में 75% है, अगर पंजाब में मिसाल के तौर से 70% है, उसको भी सुरक्षित करना चाहिए। तो सर इसका क्या होगा जो आप संविधान में आज फिर सेंसस करवाने जा रही है? सही सवाल पूछा आपने, यही असली सवाल है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, टीवी इंटरव्यू में क्या कहा, 71 में क्या मैं करने वाला था, आपने सही सवाल पूछा। हमने हिस्सेदारी हक को लेकर गारंटी दी है कि हम हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराएंगे। सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराएंगे। हमारे देश में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, ये सब जनगणना के माध्यम से जानकारी हासिल की जाएगी। सॉरी, नहीं, एक बार ही जनगणना होने दीजिए, बाद में हमें यह तय करना होगा। ये संविधान के आधार पर एससी और एसटी को आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया जाता है, एससी और एसटी को और ओबीसी को भी। पर जब आपके पास आबादी की गिनती नहीं है तो आरक्षण हवा पे दे रहे हो ना, आरक्षण कोई जमीनी हकीकत पर नहीं दे रहे हो। अगर मिसाल के तौर से पंजाब में ये निकला कि 32% आबादी दलित है, तो 32% आरक्षण उनको मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा। तो जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी है, गिनती करना बहुत जरूरी है, जिस पर निवर्तमान प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती की जाएगी, ये हमारी गारंटी है। और कुछ सवाल? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। कुछ मानसिक बीमारी तो जरूर दिखती है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं प्रधानमंत्री। मैं पहले से कहकर आ रहा हूं कि मानसिक कुछ बीमारी जरूर है। एक तो पहली बीमारी उनको पहले से ही थी कि गलती से भी सच नहीं बोल सकते थे, झूठ की बीमारी, झूठ की महामारी वो फैला रहे थे। पर उसके साथ साथ जो व्यक्ति कहता है मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ रखा है, तो कुछ जरूर गड़बड़ है। आज लास्ट इशू आज अमर उजाला। बैठ के नहीं, मेयर और एमपी का एरिया पॉपुलेशन वोटर्स आर द सेम, so would it not lead to clash between the two mayor and MP because it happens to be true? देखिए, हमने जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब ये संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी, जो अंत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल बना। 74वां संशोधन बिल नगर पालिकाओं के लिए लागू होता है, मेयर इलेक्शन के लिए लागू होता है। हमने राज्यों पर छोड़ दिया। तो कुछ राज्य हैं, मिसाल के तौर से मैं आपको बताता हूँ, भोपाल में महापौर सीधे चुनाव किया जाता है और भोपाल के मेयर को 5 साल का टर्म मिलता है। पर चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, मुंबई है, जहां इनडायरेक्ट चुनाव, यानी कि आप चुनते हैं काउंसिल के लिए और वहां इनडायरेक्टली महापौर को चुनाव होता है। हमने ये कहा है कि ऐसे शहर हैं हमारे देश में, इसमें चंडीगढ़ भी शामिल है,
जहां मेयर का चुनाव सीधा होना चाहिए, जनता की भागीदारी होने की जरूरत है, जनता की भूमिका डायरेक्टली होनी चाहिए, समक्ष रूप से होनी चाहिए, और उस मेयर को 5 साल का टर्म दिया जाना चाहिए। तो ये हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा। मेयर का काम अलग है, सांसद का काम अलग है। नहीं, एरिया एक ही हो सकता है, पर जो मुद्दे, मिसाल के तौर से मैं आपको कहता हूं, सांसद की जिम्मेदारी बनती चीन की सीमा पर क्या हो रहा है, डिफेंस के बारे में, कूटनीति के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, ये सांसदों की जिम्मेदारी होती है। महापौर की जिम्मेदारी क्या होती है? चंडीगढ़ में पानी, ड्रेनेज, सैनिटेशन, चंडीगढ़ का पर्यावरण सुरक्षित रखना, ये चिंता की बात है, सभी की भूमिका होती है। मैं नहीं कहता हूँ एमपी की भूमिका नहीं होगी, पर प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? मेयर की होनी चाहिए। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि कांग्रेस ने लगातार रुकावटें डाली है राम मंदिर निर्माण को लेकर। कांग्रेस पार्टी में हम सब राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया, ये 22 जनवरी 2024 को जो समारोह अयोध्या में किया गया था, वो एक राजनीतिक समारोह था, जिसका विरोध धार्मिक नेताओं ने भी किया। कांग्रेस पार्टी को भूल जाइए, शंकराचार्यों ने किया, और एक व्यक्ति के आत्मगौरव को किया गया। हालांकि 4 महीने बाद वो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगा है, पर 22 जनवरी को वो इंसान था और उनके आत्मगौरव के लिए वो समारोह का आयोजन किया गया। तो इसीलिए हमारे अध्यक्ष और सोनिया गांधी जी ने कहा, हम आपके निमंत्रण को स्वीकार करने में स्थिति नहीं। इसका माने ये नहीं है हम राम के पुजारी नहीं, हम राम के पुजारी हैं, और राम भक्ति हमारी संस्कृति की परिभाषा है। मेरे नाम में पहला नाम राम है, दूसरे नाम में भी राम है, 2 राम का, कई ऐसे लोग, बहुत से लोग, सारे लोग हैं, पर हम धर्म के राजनीतिकरण के खिलाफ हैं। और जरूर प्रधानमंत्री इसलिए भौखलाए गए हैं क्योंकि राम मंदिर को लेकर जो उनकी उम्मीदें थी कि राम मंदिर को हम एक चुनावी मुद्दा बनाएंगे, वो विफल हुआ। उत्तर प्रदेश में आप चुनाव के नतीजे देखेंगे, बीजेपी की सीटों की संख्या में बहुत भारी कटौती हो, और ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए प्रयास किया, जनता ने उसको ठुकराया। हाँ जी, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था, 517C का मैटर था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह था कि कोई शायद इंटरिम ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 चरण के बाद हम रिलेशन की व्यवस्था को अपसेट नहीं करना चाह रहे। कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। किसी बारे में? 517C का मैटर जो अच्छा वो उसका जो एक वोट्स का वो अभी आज दोपहर पर उस पर सुनवाई होने वाली है, पर जो आपने मुद्दा उठाया है, मैं उस पर 1-2 शब्द कहना चाहता हूँ। हम इस चुनाव में, हमारा चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान से चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया, पर हम बहुत निराश हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर रहा। हम शिकायत करते रहते हैं चुनाव आयोग को, उसको नजरअंदाज किया जाता है। प्रधानमंत्री की भाषा पर हमने आपत्ति जताई है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन है, उसका नजरअंदाज किया गया। हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाए, हम चुनाव आयोग से मिल नहीं पाए वीवीपैट के मुद्दे को लेकर, ईवीएम के मुद्दे को लेकर। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग
एक संवैधानिक संस्था वो कहती है सुप्रीम कोर्ट को कि फॉर्म 17C जनता को कोई अधिकार नहीं, जनता का कोई हक नहीं है, सिर्फ उम्मीदवारों को हम देंगे, ये बिल्कुल गलत है। और आज इसकी सुनवाई, आज दोपहर को इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। थैंक यू। प्लीज एक मिनट। शुक्रिया। देखिए, हमारे आंकड़े, हमने जो विश्लेषण किया है, पहले चार चरणों में 328 सीटों में चुनाव हुआ। ऐसे तो जो मतदान का प्रमाण है, जो वोटर टर्नआउट है, वो 2 दिन के अंदर पता चल जाता है औपचारिक तौर से वोटर टर्नआउट क्या है। पहली बार ये हुआ है, 11 दिन लगे हैं, 11 दिन पहले चरण के बाद, और दूसरे चरण के बाद 4 दिन लगे हैं। अगर आप पहले 4 चरण देखें, जो आंकड़े चुनाव आयोग ने चुनाव के बाद दिया था और जो आंकड़े अभी दे रहे हैं, करीब 1 करोड़ मतदाताओं का फर्क है। यानी कि हर एक लोकसभा सीट में 28,000 वोट कहां से आए? ये कहां से आए? ये मशीन कहां से आए बताइए? हमने मांग की है, इसका स्पष्टीकरण दीजिए, इसको हमें समझाइए। हो सकता है हम मूर्ख हैं, हम समझते नहीं हैं, हो सकता है हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना कि चुनाव आयोग के सदस्य हैं। जब 1 करोड़ मतदान का फर्क है और हर एक, मैं आपको बता दूं, मेरी शशि थरूर कमिंग है टुमारो, 27 यहाँ शशि थरूर जी आने वाले हैं। शशि थरूर के सीट में 58,000 करोड़ का अंतर है, 58,000। और हमारे चुनाव में लोग 20,000 30,000 से हार जाते हैं। राहुल जी अमेठी 2019 में 45,000 वोट से हारे थे, कुछ लोग 20,000 वोट से हारे हैं, 10,000 वोट से हारे हैं। तो 28,000, और मिसाल के तौर से शशि थरूर की लोकसभा सीट जो है वहां 58,000 है। तो हमने मांग की है, इसका स्पष्टीकरण करिए, ये कैसे हुआ है, हमें समझाइए। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गोलमाल तो नहीं है, हमें विश्वास दिलाइए। अब तक चुनाव आयोग ने विश्वास नहीं दिलाया है, क्योंकि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है चुनाव आयोग के कामकाज। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? हम चुनाव का बहिष्कार तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ चैनलों का बहिष्कार सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकते। चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, 6वां चरण होगा, 7वां चरण होगा, चुनाव में भाग लेंगे। हमें चुनाव के बाद हाईकोर्ट जाने का रास्ता तो है, और वो लंबा 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लगते हैं। इसीलिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आज दोपहर को वो एक नागरिक संस्था भी है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। हम मांग करते रहे, दबाव हम बरकरार रखें। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है जिसमें जो चुनावों के दौरान अपनी वेबसाइट पर वोटर टर्न अपलोड करने की बात है, उसको खारिज कर दिया है। चुनावियों का ये कहना है कि अभी 5 फीसदी चुनाव हो चुके हैं, इसके यूनिवर्सिटी बैन मांगा है कि उसको अपलोड कर। ये सब बहाने हैं। अगर वो चाहते हैं तो 4-5 घंटे में ये कर सकते। ये सब बहाने, ये सब बहाने हैं, ये सब अपलोड हो सकता है। हालांकि ये सारी जानकारी उम्मीदवारों के पास है, उम्मीदवारों के पास है, पर ये जानकारी पब्लिक के पास नहीं है। तो पब्लिक को पूरा अधिकार है लोकतंत्र